देखिए कल वाला टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था, अपने जो लेसन चल रहा था वो खत्म हो चुका था और आज बात करेंगे अपने यहाँ पर विश्व मानव अधिवास। जो आज का टॉपिक है, आज इस पर डिस्कस करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, वो टॉपिक अपना विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास। चैप्टर नंबर 6 ना, चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे अपन यहाँ पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है विश्व मानव अधिवास। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बात करेंगे अपन कि अधिवास क्या होता है, अधिवास किसे कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन प्रमुख भूगोलता विडोल्ड डी लाप्लास के अनुसार भी बात करेंगे कि जो विडोल्ड डी लाप्लास थे, इन्होंने अधिवास की क्या परिभाषा दी। तो देखिए देखते अपन यहाँ पर अधिवास का अभिप्राय। जो अपना टॉपिक है वो है अधिवास का अभिप्राय। सामान्य शब्दों में बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए बात करेंगे अपन कि अधिवास किसे कहते हैं। ठीक है, तो अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास मानव के द्वारा निर्मित, मानव के लिए रहने के लिए जो बनाया गया वास, वो क्या कहलाता है, अधिवास कहलाता है। सामान्य शब्दों में बात की जाए तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है ना, जो पृथ्वी अपनी इस पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित, पृथ्वी के धरातल मानव द्वारा निर्मित पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो धरातल है, इस धरातल के ऊपर मानव के द्वारा स्वयं के रहने के लिए, ठीक है ना, अपने स्वयं के रहने के लिए मानव निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को किस नाम से जाना जाता है, अधिवास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। जो मानव अधिवास होते हैं, इन मानव अधिवासों को मानव बस्ती भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बात की जाए कि जो अधिवास होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, इनमें मुख्य रूप से, यहाँ पर बात की जाए कि इनमें मुख्य रूप से 4-5 मकानों के समूह से लेकर सैकड़ों मकानों के समूह हो सकते हैं। किसके अंतर्गत, अधिवास के अंतर्गत या बस्ती के अंतर्गत हो सकते हैं। मानव अधिवास साधारणतया स्थायी रूप से बसे होते हैं, किंतु कुछ अधिवास अस्थायी भी होते हैं। देखिए अपनों ने यहाँ पर बात की थी कि जो अधिवास होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी अधिवास जहाँ पर मनुष्य लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहता है, वो तो क्या कहलाता है, स्थायी अधिवास कहलाता है। लेकिन अस्थायी अधिवास की बात करें, महीने 2 महीने एक स्थान पर मनुष्य निवास करता है, फिर वहां से दूसरी जगह चल जाता है या घूमता फिरता रहता है, उस प्रकार के अधिवास किस प्रकार के कहलाते हैं, अस्थायी अधिवास कहलाते हैं। तो एक बार अपन यहाँ पर फिर देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। ठीक है, मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। जो मानव अधिवास होते हैं, इनको मानव बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मानव अधिवास साधारणतः स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात की जाए कि जो अधिवास होते हैं, इन अधिवासों का मुख्य क्या उपयोग होता है, अधिवासों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अधिवास किसके लिए बनाए जाते हैं, मानव निवास के लिए। ठीक है, अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग, अधिवासों का जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वह मानव निवास के लिए होता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिवासों का मुख्य उपयोग होता है, ठीक है, तो अधिवासों का मुख्य उपयोग क्या होता है, मानव निवास के लिए होता है। मानव के अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए
अधिवासों का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात की अपनों ने कि जो अधिवास होते हैं, इन अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है, मानव निवास के लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मानो कि अगर मूलभूत आवश्यक क्रियाओं की बात की जाए, उसकी प्रतिक्रियाओं की बात की जाए, दिनचर्या की बात की जाए, तो देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो अभिक्रियाएं, इनको पूरा करने के लिए अधिवासों का उपयोग होता है। ठीक है, अधिवास मकानों के समूह होते हैं जो 5 से लेकर सैकड़ों व हजारों मकानों के समूह हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिवास को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अधिवास को स्पष्ट कीजिए, तो पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे अधिवास की परिभाषा, फिर बात करेंगे कि मुख्य रूप से जो अधिवास होते हैं इसके अंतर्गत कितने मकानों का समूह होता है, कितनी झोपड़ियों का समूह होता है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर बात की कि इसके अंतर्गत 5 से लेकर सैकड़ों, सैकड़ों से लेकर हजारों का समूह होता है, किसके अंतर्गत, अधिवासों के अंतर्गत। देखिए अधिवास की बात की जाए तो अधिवास के अंतर्गत छोटी बस्तियों को भी शामिल किया जा सकता है, नगरों को भी शामिल किया जा सकता है, इसके अंतर्गत महानगरों को भी शामिल किया जाता है और वृहत नगरों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, एक बस्ती धीरे धीरे अपना विशाल आकार ले लेती है, एक बस्ती से ही नगर विकसित हो जाता है, नगर से महानगर और महानगर से वृहत महानगर विकसित होता है, एक ही बस्ती से विकसित होता है। देखिए बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगरों, महानगरों, विराट नगरों, विश्व नगरों एवं मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती हैं। देखिए किसी क्षेत्र विशेष की यहाँ पर बात की जाए कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पर माना कि 5 बस्तियां थी। ठीक है, धीरे धीरे उन बस्तियों का विस्तार होता गया, इधर भी विस्तार होता गया, चारों दिशाओं में इनका विस्तार हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बस्तियों ने 5 बस्तियों से लेकर सैकड़ों, फिर सैकड़ों बस्तियों से लेकर हजारें बस्तियां हो गई। जैसे इन्होंने यहाँ पर बात की कि बस्ती से नगर, ठीक है ना, बस्ती से क्या बना, नगर बना, फिर नगर का विस्तार हुआ। ठीक है, नगर का विस्तार होने से महानगर बना, महानगर, फिर इस महानगर का विस्तार और अधिक हुआ तो वृहत नगर बना, वृहत नगर बना, फिर इस वृहत नगर का विस्तार हुआ तो मिलियन सिटी या इसको मेगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मिलियन सिटी या मेगा सिटी के रूप में विकसित हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात की जाए प्रमुख विद्वान प्रोफेसर विडोल डी लाप्लास के अनुसार बात की जाए तो उन्होंने भी अधिवास को अपने ही शब्दों में, अपने स्तर पर उन्होंने परिभाषा दी। तो उस परिभाषा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना। प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास थे, इन्होंने अपने स्तर पर अपने अनुसार जो परिभाषा दी, एक बार देख लेते अपन। यहाँ पर यहाँ तो आप सभी को समझ में आ गया ना, अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवास का क्या अभिप्राय है। चले आगे। अब देखिए यहां पर बात करेंगे अपन प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास, प्रोफेसर विडोल डी लाप्लास के अनुसार देखिए प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार अपन यहां पर बात करेंगे अधिवास की परिभाषा। ठीक है, मानव द्वारा स्वयं के आवास, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी
अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से देखिए अपनों ने यहाँ पर बात की प्रोफेसर वीडी डी लाप्लास के अनुसार यहाँ पर बात की अपनों ने कि इन्होंने अधिवास के किस प्रकार स्पष्ट किया। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मानव द्वारा, ठीक है ना, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से हैं। ठीक है, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार यहाँ पर बात की जाए कि अधिवास क्या होते हैं या अधिवास क्या, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो मानव है, मानव के स्वयं के निवास के लिए, ठीक ना, अपने निवास के लिए, और जो अपनी मानव की जो संपत्ति होती है, इस संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना निर्मित की जाती है, जो जिस आकृति का निर्माण किया जाता है या जिस इमारत का निर्माण किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? अधिवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि मानव के स्वयं के निवास के लिए, ठीक है ना, अपने स्वयं के निवास के लिए और जो अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति को रखने के लिए मानव के द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? अधिवास कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर अधिवासों की उत्पत्ति। ठीक है, मानव अधिवासों की उत्पत्ति। मानव अधिवासों की देखिए, अधिवासों की उत्पत्ति के तहत अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जो अधिवास होते हैं, इन अधिवासों का निर्माण क्यों किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख जनजातियों की भी बात करेंगे। जनजातियों के बाद यहाँ पर बात करेंगे अपन फिर कि अधिवास के प्रकार, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। ठीक है, तो देखिए मानव ने अपने विकास यात्रा में, यहाँ पर बात कर लेते हैं, मानव ने अपनी विकास यात्रा में, मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, मानव अधिवासों की उत्पत्ति के तहत यहाँ पर बात की जाए तो मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण आर्केड की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, यहाँ पर प्राचीन समय की बात की जाए, प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल के अंतर्गत मनुष्य क्या करता था? वनों से उपज एकत्रित करता था, एकत्रण करता था, आखेट की क्रियाएं करता था। लेकिन धीरे धीरे अपनी पिछली अवस्था से जब विकसित अवस्था की ओर मानव पहुंचा तो उसने आखेट के साथ साथ पशुपालन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, और पशुपालन के साथ ही धीरे धीरे क्या किया? कृषि कार्य में
संलग्न हो गए। ठीक है, तो देखिए मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण आखेट की अवस्था को पार कर, ठीक है ना, एकत्रीकरण वनों से उपज को एकत्रित करना, ठीक है ना, इकट्ठा करना, उसके बाद आखेट, ठीक है ना, आखेट का अर्थ होता है यहाँ पर शिकार करना, शिकार की अवस्था को पार करके क्या कार्य में संलग्न हो गया, पशुपालन, ठीक है ना, और पशुपालन के साथ साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया या आरंभ कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात की जाए तो पशुओं की स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडार के लिए उसने अस्थायी अधिवासों की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर बात की जाएगी जो मानव अधिवास है, इन मानव अधिवासों की उत्पत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पशुपालन के साथ कृषि कार्य करने लगा मानव, तो कृषि के जो उपज हुई उस उपज का भंडारण करने के लिए नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पर पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ी, अधिवास की आवश्यकता पड़ी, रहने के लिए झोपड़े की आवश्यकता पड़ी, मकानों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उसने मानव ने क्या किया, स्थायी और अस्थायी, ठीक है ना, स्थायी लंबे समय तक एक स्थान पर रहना और अस्थायी थोड़े दिन एक स्थान पर रहना, फिर दूसरे स्थान पर जाना, तो इस प्रकार अधिवासों की आवश्यकता पड़ी। और कौन से अधिवासों की आवश्यकता पड़ी, स्थायी अधिवासों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में 5000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, दजला फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति या विकास हुआ। देखिए विश्व की जो प्राचीन नदियां हैं, इन नदियों के किनारे अगर बात की जाए तो प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी कहां पर हुआ, नदियों के किनारे हुआ। मुख्य रूप से यहाँ पर बात की जाए मिस्र नदी के बाद यहाँ पर सिंधु नदी, दजला फरात, जो ये नदी घाटियां हैं, इन नदी घाटियों के आसपास, ठीक ना, मानव अधिवासों की उत्पत्ति अधिक हुई। ठीक है, मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। हमने बात की थी कि अधिवास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानव निवास के लिए। ठीक है, और इन अधिवासों के तहत मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करता है। कहाँ पर, अधिवासों के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। इस आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो अधिवास होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानव निवास के लिए। ठीक है ना, मानव अधिवासों की उत्पत्ति किस लिए हुई है, मूलतः मानव निवास के लिए होती है। और इस आधार पर अधिवासों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पर स्थायी अधिवास, नंबर 2 की बात करेंगे अस्थायी अधिवास। तो अगला टॉपिक अपना अधिवास के प्रकार। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः निवास के लिए होती हैं। इस आधार पर अधिवासों को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर अस्थायी अधिवास, नंबर 2 की बात की जाए यहाँ पर, नंबर 2 की बात की जाए स्थायी अधिवास। देखिए मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। किसके लिए होती है, अपने निवास के लिए होती है। और इस आधार पर जो अधिवास होते हैं उन अधिवासों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पर अस्थायी अधिवास, और नंबर 2 की बात करेंगे अपन स्थायी अधिवास। ठीक है, एक बार यहाँ पर वापस बात कर लेते हैं अपन की अधिवास किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर जो अपना जो धरातल है, इस धरातल के ऊपर जो मानव है, मानव के द्वारा निर्मित एवं
विकसित आवासों के संगठित समूह को किस नाम से जाना जाता है? अधिवास के नाम से जाना जाता है। और जो मानव अधिवास होते हैं, इन मानव अधिवासों को किस नाम से जाना जाता है? बस्तियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो बस्तियां होती हैं, ये अधिवास होती हैं, अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है और मानव ने अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया है? अधिवासों का उपयोग किया है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अब कि अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। ठीक है। तो नंबर 1 पर बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर अस्थायी अधिवास की बात करेंगे। नंबर 1 पर अस्थायी अधिवास। देखिए, अस्थायी अधिवास के अंतर्गत बात की जाए यहाँ पर, तो प्राचीन काल की बात की जाए कि प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोणों से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। ठीक है। अस्थायी अधिवास की बात की जाए और अस्थायी अधिवास के अंतर्गत भी अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो प्राचीन काल में जो जनजातियां होती थी, ये जनजातियां अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती थी। देखिए, मुख्य रूप से शिकार करने के लिए। ठीक है। शिकार करने के लिए जो ये जनजातियां हैं, ये जनजातियां कुछ दिनों के लिए वनों में झोपड़ियां बनाकर वहां रहने लग जाती थी। उसके बाद सेकंड बात की जाए यहाँ पर कि मौसम के अनुसार, ठीक ना, सर्दियों के मौसम में अलग जगह निवास और गर्मियों के मौसम में अलग जगह निवास, इसके लिए भी अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता था। इसके साथ बात की जाए कि पशुपालन के लिए, ठीक है ना, पशुपालन के लिए भी जो ये जनजातियां थी, ये जनजातियां किसका निर्माण करती थी? अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते थे। दूसरी बात की जाए यहाँ पर तो अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी अस्थायी प्रकार के अधिवासों का निर्माण करती थी। ठीक ना। अस्थायी अधिवास मतलब वो होते हैं जो मानव के द्वारा कुछ समय के लिए निवास के लिए, ठीक है ना, मानव के द्वारा कुछ समय के निवास के लिए निर्मित किए गए अधिवासों को अस्थायी अधिवास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से अस्थायी अधिवासों के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से अपन जनजातियों की बात करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए, यहाँ पर नागा जनजाति की बात कर लेंगे, मध्य एशिया की जो बद्दू जनजाति है उन बद्दू जनजातियों की बात कर लेंगे। राजस्थान के संदर्भ में अगर यहाँ पर बात की जाए अस्थायी अधिवासों के अंतर्गत तो यहाँ पर अपन बंजारा जनजाति की बात करेंगे, रेवारी जनजाति की राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए कि आज के आधुनिक युग में भी नागा जैसे कई जनजातियों द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। जो नागा जनजाति है, ये नागा जनजाति कृषि कार्य करते हैं। कौन सा कृषि करती है? स्थानांतरण कृषि करती हैं। और स्थानांतरण कृषि मतलब कुछ समय के लिए एक क्षेत्र की जमीन पर कृषि करके उसको 2-4 साल के बाद उसको वापस छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह पर कृषि जाकर करने लग जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 1-2 साल उन्होंने यहाँ पर कृषि की और यहाँ पर कृषि करने के बाद यहाँ पर जो आवास का निर्माण किया वो अस्थायी आवास कहलाता है। ठीक है। कुछ समय के बाद यहाँ पर दूसरे खेत पर जाकर कृषि की और फिर वहां पर जो आवास बनाए। ठीक है। इस प्रकार की कुछ समय के लिए जो आवास होते हैं, इन आवासों को अस्थायी अधिवासों के नाम से या अस्थायी आवासों के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो मध्य एशिया के स्टेपी मैदान है, जो अपने जो एशिया है, इस एशिया के जो मध्यवर्ती भाग है, इस भाग के अंतर्गत जो मैदान पाए जाते हैं, घास के जो मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों को स्टेपी घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेपी घास के मैदानों के अंतर्गत बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर मुख्य जनजाति की बात की जाए कि मध्य एशिया का जो स्टेपी क्षेत्र है, इस स्टेपी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो यहाँ पर खिरकी जनजाति निवास करती है। ठीक है। खिरकी जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबुओं द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। जो ये मध्य एशिया की जो प्रमुख जनजाति है, खिरकी जनजाति, ये अपने पशुओं को चराने के लिए किस प्रकार के अधिवासों का निर्माण करते हैं? अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते हैं। साथ के साथ यहाँ पर बात की जाए एस्किमो जनजाति, तो देखिए एस्किमो जनजाति भी मौसम के अनुकूल अपने अधिवासों का निर्माण करते हैं। ठीक है। वो भी अधिवास कौन से प्रकार के अधिवास कहलाते हैं? वो अस्थायी अधिवास कहलाते हैं। ठीक है। किस श्रेणी के अधिवास कहलाते हैं? अस्थायी श्रेणी के अधिवास कहलाते हैं। जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो द्वारा मौसम की अनुकूलता के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू
देखिए अपनों ने जब जो ये चैप्टर पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियां और विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी एस्किमो जनजाति और एस्किमो जनजाति के निवास की बात की थी कि इग्लू, ठीक है ना। इग्लू क्या होता है, इग्लू क्या होता है, इनका जो एस्किमो जनजाति का जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ का जो घर होता है उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इग्लू को छोड़कर ग्रीष्म काल में रेनडियर और सील की खाल से अस्थायी आवास बनाए जाते हैं। देखिए ये भी सर्दियों के मौसम में अलग अधिवास बनाते हैं और गर्मियों के मौसम में अलग अधिवास अलग जगह निवास करते हैं, ठीक है। सर्दियों के मौसम की बात की जाए तो बर्फ का जो उनका जो घर होता है इग्लू के नाम से जाना जाता है। गर्मियों की बात की जाए यहाँ तो रेनडियर और सील मछली की खाल से ये अलग क्या नाम से अलग रूप से अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते हैं, उसके अंतर्गत रहते हैं। इसके अतिरिक्त जनजाति जैसे अरब सहारा के बद्दू रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में जो रॉकी पर्वत हैं, इस रॉकी पर्वत के जो पूर्वी भाग है इस पूर्वी भाग के अंतर्गत रेड इंडियन जनजाति निवास करती हैं, ठीक है। रेड इंडियन अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो कालारी मरुस्थल है इस कालारी मरुस्थल के अंतर्गत कौन सी जनजाति निवास करती हैं, बुशमैन जनजाति निवास करती हैं। देखिए इन जनजातियों की बात की तो ये सब जनजातियां अपना जो आवास होता है वो किस प्रकार के आवास निर्मित करते हैं, अस्थायी आदिवासियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अस्थायी आदिवासियों का निर्माण करती हैं, ये इनके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जाए राजस्थान की राजस्थान की अस्थायी आदिवासियों के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति जो अस्थायी आदिवासियों का निर्माण करते हैं, तो राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान का जो मारवाड़ प्रदेश है इस मारवाड़ प्रदेश की जनजातियां रेवारी, गायरी जनजाति तथा बंजारे पशुचारण हेतु मूल स्थान को छोड़कर प्रवास के लिए अस्थायी आवास बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बात कर ली मुख्य रूप से अस्थायी अधिवासों की। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर स्थायी अधिवास। आज के लिए इतना ही काफी है, कल बात करेंगे अपन स्थायी अधिवास की। आज अभी तक टाइम नहीं हुआ था क्या? हाल टाइम 25 मिनट ही देना। पहले लोग 25 मिनट हो गए।